नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज नागरिकता का अध्ययन करने वाले हैं, सिटीजनशिप, जो कि अपन थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम संविधान की प्रस्तावना और उसके बाद संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और इसके पहले भी हम संविधान का संवैधानिक विकास और संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नागरिकता देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि सभी आधुनिक राज्यों में होता है, वैसा ही भारत में है। हर राज्य में दो तरीके के लोग निवास करते हैं। एक वो जो वहाँ के नागरिक होते हैं, दूसरे वो जो विदेशी होते हैं। अब इन लोगों को अपने अपने हिसाब से अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, नागरिक है तो उसको उस राज्य में सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी सिविल और पॉलिटिकल अधिकार उसे प्राप्त होंगे। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, वो वहाँ का नागरिक होता है, तो उसे वो सभी प्राप्त होंगे। जबकि विदेशी नागरिक जो होंगे, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उनमें से कुछ ही प्राप्त होंगे, कुछ को उन्हें कटौती के साथ दिया जाएगा। उसमें भी यदि दो तरीके के विदेशी होंगे, एक विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। जो विदेशी मित्र राष्ट्र हैं, उनके नागरिकों को डिटेंशन से सुरक्षित होंगे और उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन विदेशी शत्रु राष्ट्र के जो लोग हैं, वे अपने डिटेंशन से कभी भी सुरक्षित नहीं भी महसूस करेंगे। तो इस तरीके से नागरिक और विदेशी दो तरीके के लोग हर किसी राज्य में एग्जिस्ट करते हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो कि केवल नागरिकों को दिए गए हैं, उन्हें विदेशियों को प्रदान नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम यहाँ उल्लिखित कर रहे हैं। तो इनमें देखें तो आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 15। इसके बाद आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 29, 30। 19 में वही है सारी स्वतंत्रताएं, वाक स्वतंत्रता, अव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये 19 में है। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30 में। तो इस तरीके से भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को विशेषकर अपने नागरिकों को प्रदान करता है। शेष विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, और उनकी जब अपन परिभाषा देखेंगे हम लोग, तब उसमें हम देखेंगे कि उसमें लिखा गया है एनी पर्सन, जबकि यहाँ लिखा है एनी सिटीजन, इनके लिए। ठीक है। इसके अलावा और पॉलिटिकल अधिकार, जैसे कि मतदान का अधिकार है। जो भारतीय नागरिक हैं केवल वही वोट कर सकते हैं, विदेशियों को वोट करने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सार्वजनिक पदों के लिए योग्यताएं रखने का और उनके पाने का अधिकार भी विदेशियों के पास नहीं होगा। इस तरीके से भारतीय संविधान नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करता है। अब संवैधानिक उपबंध, तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खास चीज़ ये है कि संवैधानिक उपबंधों में केवल यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया जाना है, तब भारत के नागरिक कौन होंगे, और इसके बाद नागरिकता की डिसीजन के लिए उन्होंने संसद को शक्ति प्रदान की है कि वो इसके आगे भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने और उसे त्यागने के जो भी नियम है वो अपने हिसाब से बनाए। और अनुच्छेद 11 में संसद को इसके लिए शक्तियाँ सौंपी गई। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अनुच्छेद 5 से 11 में क्या प्रोविजंस रखे गए थे वो देखेंगे। इसके बाद हम नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा फॉर्म किया गया था, उसे देखेंगे। ठीक है। चलो, तो आर्टिकल 5 बोलता है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, उनका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, या फिर वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक कहलाए। तो इसमें तो सीधी सीधी सी बात है कि बाई बर्थ जो लोग बाई डिफ़ॉल्ट भारत में रह रहे हैं, जैसे कि चाहे तो वो भारत के मूल निवासी हों, उनका जन्म में भारत में हुआ हो, माता पिता हों, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो वहाँ रह रहे हैं, तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 5 का, तो आर्टिकल 5 तो ये बाय डिफ़ॉल्ट निवास वालों के लिए है। जो यहाँ से पूर्व में निवास कर रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे 26 जनवरी 1950 को। अब माइग्रेशन के लिए आते हैं। तो आर्टिकल 6 कहता है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता अथवा दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब पहले वो अविभाजित भारत में रहते हों, लेकिन अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान से भारत आया है, तो अब आने के साथ दो शर्तें जुड़ती हैं। एक तो कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो,
तो वह बाई डिफ़ॉल्ट भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पहले 6 माह तक भारत में रुकना पड़ेगा, तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये किसके लिए प्रबंध करता है आर्टिकल 6? जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए हैं उनके लिए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं या जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 7 देखेंगे तो आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन पर फोकस करता है। वो ये देखता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं फिर पाकिस्तान से पुनः लौट के भारत आ गए हैं उनके बारे में उपबंध करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 5 जो जन्म से भारतीय हैं, मूल निवास से भारतीय हैं, उनके लिए उपबंध करता है। आर्टिकल 6 उनके लिए जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तो एक विशेष डेट डिसाइड करता है 19 जुलाई 1948, तो उनकी नागरिकता के उपबंध करता है। आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन पे, मतलब पहले आपको पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से लौट के जो भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता के उपबंध करता है 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तब। तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हूँ, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए आता है। एक तो वो जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उससे पहले वो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए आता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जैसा सेकंड वालों को करनी पड़ रही थी। 6 महीने तक रुकना पड़ेगा और फिर पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा, तब उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन के साथ डील करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 8 जो कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी, जे ऑफशोर लोगों के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी का जन्म तो अविभाजित भारत में हुआ था, वह भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए, और वो क्या है समुद्र पार बाहर कहीं रह रहे हैं, तो वह भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए वहाँ के कॉन्सुलेट या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर सकता है। मान लो कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी तो भारतीय हैं, अविभाजित भारत के सदस्य हैं, किंतु वो उस समय बाहर हैं जिस समय 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो रहा है, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या उपबंध किए गए कि वो वहीं पे जहाँ पे भारत के कॉन्सुलेट हैं और वहाँ पे पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करेंगे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्टिकल 8। इसके बाद आर्टिकल 8 के बाद आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, यदि तुम किसी स्वैच्छिक वॉलेंटरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत के नागरिक नहीं रह पाओगे, आर्टिकल 9। और आर्टिकल 10 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है नागरिक बना रह सकता है यदि संसद ऐसे विधान का निर्माण करे। तो जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक ही बना रहेगा, इसे उसे बार बार सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और संसद ऐसे विधान का निर्माण करे इसके लिए, ठीक है। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और त्याग के संबंध में नियम बनाए, अर्जन समाप्ति और विनियमन के लिए नियम बनाए, ये कहता है आर्टिकल 11। तो हम एक बार और ब्रीफ में देख लें तो आर्टिकल 5 जो बाई बर्थ इंडियन है उनके लिए, जो भारतीय मूल के हैं उनके लिए नागरिकता के उपबंध करता है। 6 जो माइग्रेट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं, 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनके लिए उपबंध करता है। आर्टिकल 7 जो 1 मार्च 1947 को तो पाकिस्तान चले गए थे किंतु अब भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता के उपबंध करता है। आर्टिकल 8 ऑफशोर के लिए जो कि बाहर रह रहे हैं किंतु उनके माता पिता अथवा दादा दादी अविभाजित भारत के सदस्य रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडियन कॉन्सुलेट में और पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करके अपनी नागरिकता बनाए रखेंगे। आर्टिकल 9 कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा और संसद जब इसके बारे में विधान का निर्माण करेगी। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन, विनियमन और समाप्ति के संबंध में नियम बनाए, ठीक है। तो इस आर्टिकल 11 की पावर का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संसद द्वारा नागरिकता के विनियमन के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन के उपबंध किए गए हैं, जिनमें से 5 उपबंध किए गए हैं। तो सबसे पहला है जन्म से। तो जन्म से पहले ये लिखा गया था कि 1950 को जो लोग भारत में पैदा होते हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। फिर समस्या ये आई कि यदि कोई लोग बाहर से आते हैं, उनका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा। तो फिर उसमें उपबंध जोड़े गए
कि उनमें से माता या पिता कोई एक वो होना चाहिए। पिता पिता पहले जोड़ा गया था कि पिता भारतीय होना चाहिए, फिर पिता के बाद चूंकि माता को कैसे, तो 1992 में जोड़ा कि माता भी भारतीय हो सकती है, मतलब माता अथवा पिता कोई भारतीय हो। इसके बाद जब 3 दिसंबर 2003 संशोधन आया, नागरिकता अधिनियम संशोधन 2003 आया, तो उसमें क्या किया गया था कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, अथवा एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, दूसरा प्रवासी हो सकता है किंतु अवैध प्रवासी ना हो, तो वो बच्चा बाई जन्म बाई बर्थ से भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो बाई जन्म से हो गए 3 दिसंबर 2004। हम वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं 3 दिसंबर 2004 की ही चीज़ों को जानना पड़ेंगे, इससे पहले के, क्योंकि वो अब एग्जीक्यूशन में नहीं है तो उनसे कोई वो नहीं है। 3 दिसंबर 2004 ही देख रहे हैं हम सारी। उसी तरह वंश के आधार पर है बाय डिसेंट, तो इसमें 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसके परिवार ने क्या है कि उसका पंजीयन ना करा लिया हो, अथवा अथवा ये है कि केंद्र सरकार की सहमति से उसके बाद पंजीयन करा दिया हो। मतलब जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके यहाँ कोई बच्चा होता है तो अगर उन्होंने अपने बच्चे का पंजीयन कॉन्सुलेट में, भारतीय कॉन्सुलेट में उसी समय करा दिया है, अथवा केंद्र सरकार से की सहमति से उसके बाद उसका पंजीयन करा दिया है, तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से वंशक्रम के आधार के में सुधार किया गया 3 दिसंबर 2004 से एग्जीक्यूट हुआ जो उसमें। फिर तीसरा फॉर्मेट है पंजीकरण से बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन में जाना चीज़ें हैं जिन्हें हम एक एक से देखेंगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस उनके लिए लागू होगी जो कि अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति, फर्स्ट वो देख रहे हैं अपन इसकी, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, नागरिकता प्राप्त करेगा उससे पहले वो भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल के कौन कहलाएंगे? जिनके माता या पिता में से कोई भारतीय रहा हो, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता के लिए आवेदन करता है, लेकिन उससे ठीक पहले वो 7 वर्ष तक भारत में रह चुका होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो कि अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश से अन्यत्र रह रहा हो। ठीक है, या भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण प्रार्थना पत्र से पूर्व वो भी 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत नागरिकों के नाबालिग बच्चे वो भी इसी तरीके से बाई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। व्यक्ति पूरी आयु और क्षमता का हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों तो वह भारत में पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पूरी आयु और क्षमता का हो, उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीयन हो। पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने पहले, साधारणतः वह भारत में निवास कर रहा हो तो वो पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकता है। व्यक्ति पूरी आयु क्षमता को हो तथा वह समुद्र पार किसी नागरिक के रूप में 5 वर्ष से किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने पहले साधारणतः वह भारत में निवास कर रहा है तो वह भारत में नागरिकता पंजीकरण से प्राप्त कर सकेगा। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पहले भारत में 7 वर्ष से रह रहा हो। ठीक है, फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, वो भारतीय नागरिक से विवाह किया है और पंजीकरण प्रार्थना पत्र से 7 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा है। ये तीनों चीज़ें हो गई भारतीय मूल के लोगों के लिए। फिर इसके बाद भारत नागरिकों के नाबालिग बच्चे, व्यक्ति पूरी आयु और क्षमता का हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तो वो लेता सकता है पंजीकरण से। व्यक्ति पूरी आयु, उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से पहले 12 महीने से वो भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, या 12 महीने से भारत में निवास कर रहा हो, या इससे पहले किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से रजिस्टर्ड हो और भारत में पंजीकरण का आवेदन करने से पहले 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, तब वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद ये हो गए 3 बाय बर्थ वंशक्रम से और तीसरी पंजीकरण से। इसके बाद चौथी प्रोसेस है प्राकृतिक रूप से बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसमें भी वही कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें यह है कि ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ पे भारतीय नागरिकों को सामान्यतः प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं मिलती हो। तो अगर जब वो हमारे नागरिकों को नागरिकता नहीं देते तो हम उन्हें क्यों दें। ठीक है,
अन्य देश का नागरिक होने पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकृत होने पर उसे उस देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। यदि उसे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करता है और भारतीय नागरिकता को स्वीकृत कर लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता से को त्याग कर देने के लिए वो तैयार हो। तब यदि वह भारत में रह रहा हो अथवा भारत सरकार की सेवा में हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा होना चाहिए। पहली शर्त कि जो वह भारत में रह रहा हो अथवा भारतीय सरकार की सेवा में काम कर रहा हो, ठीक है। और नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पहले वो सामान्यतः 12 महीने से भारत में होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी ये है कि इस 12 माह की अवधि से पहले वो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो और उस 14 वर्ष में कम से कम वो उसने 11 वर्ष कम से कम भारत में होनी चाहिए उसकी, ठीक है। चरित्र अच्छा होना चाहिए, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने पर भारत में रहने अथवा काम जारी रखने का इच्छुक होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार इन जो नेचुरलाइजेशन की शर्तें हैं उन्हें रिलैक्स कर सकती है, शर्तों को एक या सभी से अपना दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, विश्व शांति, मानव उन्नति से संबंधित हो तो चाहे तो इन प्राकृतिक रूप से या बाई नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस की जो भी शर्तें हैं उन्हें एक अथवा सभी से केंद्र सरकार अपना दावा हटा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय सदस्यों को नागरिकता वर्जित हो, ठीक है। और जैसे ही भारतीय नागरिकता मिलने पर उसे अपने देश की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार हो, दूसरी शर्त। तीसरा, वह भारत या तो भारत में रहता हो या भारत की सरकार की सेवा में हो और नागरिकता के इस तरह का आवेदन करने से पहले वह 12 महीने से कंटिन्यूसली भारत में रह रहा हो और इस 12 महीने से पहले वो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो और जिस 14 वर्ष की पूरे टेन्योर में कम से कम 11 वर्ष तक वो भारत में रहना चाहिए। उसका चरित्र अच्छा हो, 8वीं अनुसूची की भाषाओं का ज्ञान हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने पर वह भारत में रहने और काम करने के लिए इच्छुक हो तब, ठीक है। तो इस तरीके से प्राकृतिक रूप से या बाय नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। इसके बाद आता है क्षेत्र समाविष्ट से। यदि भारत किसी क्षेत्र को अपने अंदर एक्वायर करेगा तो उसके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान ने जो अनुच्छेद 11 के तहत शक्ति दी थी संसद को, तो संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। उस नागरिकता अधिनियम को बनाया गया था ताकि वो नागरिकता की प्राप्ति करने, उसे विनियमित करने और उसकी समाप्ति के नियम बना सके। तो उसने नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 नियम जोड़े कि बाय जन्म से, जो व्यक्ति जन्म से, एक तो जन्म से ले सकते हैं, वंशक्रम से ले सकते हैं, और जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, ये 5 तरीके उसने सुझाए जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद आता है नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है। इसमें पहला है स्वैच्छिक त्याग, या तो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को खुद से त्याग दे बर्खास्तगी के द्वारा। यदि तुमने किसी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि स्वैच्छिक त्याग में क्या है कि आपने ये बोला कि मैं भारत की नागरिक नहीं रहना चाहता और मैं नागरिकता का त्याग करता हूँ, तो आपकी नागरिकता का आप त्याग कर सकते हैं। किंतु यदि युद्ध का समय है और आप इस संबंध में विचार देते हैं कि मैं अपनी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से त्याग रहा हूँ, तो ऐसे समय में सरकार आपके आवेदन को साइड में रख सकती है, क्योंकि युद्ध के समय तो सब लोग यही चाहेंगे कि हम नागरिकता त्याग दें, हम दूसरी जगह चले जाएं। तो युद्ध के समय आपके नागरिकता त्यागने के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरी आती है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, लेकिन ऐसी नागरिकता के बारे में भी युद्ध काल में विचार नहीं संभव हो पाता है, ठीक है। तीसरी आती है वंचित करना। यदि आपने नागरिकता फर्जी तरीके से ली है, संविधान का अनादर किया है, युद्ध के समय शत्रु के साथ संबंध है, राष्ट्रद्रोह किया है और भारत के बाहर 7 वर्ष से अधिक रहने पर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता, या फिर पंजीकरण और प्राकृतिक, या तो बाई रजिस्ट्रेशन या बाई नेचुरलाइजेशन से जो आपको नागरिकता मिली है, तो उसके 5 वर्ष के दौरान किसी देश में आपको 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई है। मतलब आप पहले बोला गया था ना कि किसी और देश में 5 वर्ष से रजिस्टर्ड हो और फिर भारत में आकर 12 महीने पहले रहेगा तो उसे भी बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है कि या तो पंजीकरण से या नेचुरलाइजेशन से कोई भी व्यक्ति आता है, उसे 5 वर्ष के दौरान यदि किसी देश में 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।
तो वंचित करने के नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हुए, स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी से और वंचित करके। इसके बाद देखेंगे कि कुछ जैसे जो भारतीय बाहर चले गए थे तो उन्हें इंडियन ओरिजिन के रूप में भारत में शामिल करना, ताकि वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी अच्छे से चले, उनके भारत से संबंध बने रहें। तो उसके लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए और भारतीय मूल के व्यक्तियों को PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम निकाली 2002 में, जिन्हें उनकी वहाँ की के साथ साथ भारत के लिए PIO कार्ड दिए गए थे, जिससे वो एक निश्चित समय तक 15 साल के लिए वीज़ा मुक्त रूप से भारत में आ जा सकते थे। और यदि वो 180 दिन से अधिक रहते हैं तो ही उन्हें पुलिस थाने के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता पड़ती थी, नहीं तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था। तो पहले ये 16 निर्दिष्ट देशों के निवासियों के लिए किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया और सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो PIO कार्डधारी थे उनके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विदेशीय भारतीय नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिए गए। तो वो अपनी उस देश की नागरिकता के साथ साथ भारतीय नागरिकता यदि वहाँ पर चलती है, दोहरी नागरिकता, तो वो उसे भी रख सकते थे और उन्हें वीज़ा मुक्त रूप से भारत में आने के लिए जीवन पर्यंत आने की छूट दी गई। उसमें 15 साल का वो हटा दिया गया था कि 15 साल का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, 180 दिन की लिमिटेशन भी हटा दी गई थी। तो OCI कार्ड को ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म की में रखा गया था। कुछ समय तक ये दोनों योजनाएं अलग अलग चलती रहीं, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2002 से और OCI 2005 से। फिर 2015 में आकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में OCI और PIO का विलय कर दिया गया और अब उसे एक फॉर्मेट में जो भी दोनों के सकारात्मक पक्ष थे उन्हें शामिल करके OCI के रूप में जारी रखा गया है। इसी के संबंध साथ ही ये भारतीय नागरिकता का चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। थैंक यू।